जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन का जन्म सन 1837 में एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता जूनियस स्पेंसर मॉर्गन यूएसए और यूरोप के जाने माने बैंकर थे। जेपी मॉर्गन पढ़ाई में काफी अच्छे थे और नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत प्रभावित थे। जेपी मॉर्गन को यूएस प्रेसिडेंट के ऑटोग्राफ कलेक्शन करने का बहुत शौक था। साल 1853 में उनके पिता की पार्टनरशिप लंदन की एक बैंकिंग कंपनी पीबडी एंड कंपनी से हो गई। इसके चलते जेपी मॉर्गन की फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। जेपी मॉर्गन बहुत ही गर्म मिजाज के थे और उन्हें सुधारने के लिए उनके पिता ने उनका एडमिशन स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। फिर बाद में अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जेपी मॉर्गन ने वॉल स्ट्रीट की एक बैंकिंग फर्म डंकन शर्मैन एंड कंपनी में एज ए क्लर्क ज्वाइन कर लिया। जेपी मॉर्गन की एक खास आदत थी कि वे अपने पिता को हर मंगलवार और शुक्रवार को पत्र लिखा करते थे, जिसमें वे यूएस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन अपने पिता के साथ साझा किया करते थे। शर्मन एंड कंपनी में काम करने के कुछ सालों बाद उन्होंने 1861 में खुद की ही एक कंपनी खोल दी थी, जिसका नाम जेपी मॉर्गन एंड कंपनी रखा। बैंकिंग इंडस्ट्री में होने की वजह से मॉर्गन न्यूयॉर्क के बड़े बड़े रईस लोगों से मिला करते थे। वहीं उनकी मुलाकात एमिलिया स्टगस से हुई, जिन्हें मिमी के नाम से भी जाना जाता था। जेपी मॉर्गन और मिमी एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया और शादी से ठीक 2 महीने पहले मिमी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके चलते मॉर्गन ने जल्दी शादी करने का फैसला लिया। और यही नहीं, जिस दिन शादी होने वाली थी मिमी की अचानक बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते फिर जेपी मॉर्गन ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर शादी के लिए ले गए थे। फिर 1 साल तक मिमी का इलाज चलता रहा और अंत में पता लगा कि उनको टीबी हो गया था, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बीमारी थी। मिमी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर शादी के महज 1 साल बाद ही मिमी की मृत्यु हो गई। मिमी की मृत्यु के बाद जेपी मॉर्गन बहुत अकेले हो गए थे। वे अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस में ही बिताते थे और उसी टाइम यूएसए में सिविल वॉर भी शुरू हो गई थी और उन्होंने रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी की तरह अपनी जगह किसी और को वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया था, जिसे वे अदर मॉर्गन कहते थे। सिविल वॉर के दौरान जेपी मॉर्गन की मुलाकात एक न्यूयॉर्क के लॉयर स्टीव से हुई, जिसने उन्हें राइफल की मॉडर्नाइजेशन का आइडिया दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। और 24 साल की उम्र में जेपी मॉर्गन ने स्टीव के साथ मिलकर यूनियन आर्मी से $3.5 प्रति राइफल के हिसाब से 5000 राइफल्स खरीद ली और फिर 0.7 सेंट खर्च करके सेम राइफल जेपी मॉर्गन एंड स्टीव ने अगले ही महीने आर्मी को $22 प्रति गन के रेट से बेच दी और खूब प्रॉफिट कमाया। इसके लिए जेपी मॉर्गन को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और उन्हें ट्रेटर भी कहा गया। 31 साल की उम्र में उन्होंने अपने बिजनेस सेट कर लिया था, जिससे उन्हें अच्छी खासी इनकम भी हो जाया करती थी। पर जेपी मॉर्गन इस बैंकिंग के काम से ऊब गए थे और रिटायर होना चाहते थे, पर उनके पिता ने उन्हें मोटिवेट करा और जेपी मॉर्गन को एक नई फर्म खोलने का सजेशन दिया। फिर जेपी मॉर्गन ने अपने पिता का सजेशन मानते हुए एंथनी ड्रेक्सर के साथ मिलकर एक न्यू फर्म खोली। ये कंपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करा करती थी। जेपी मॉर्गन को घूमने का बहुत शौक था। वे साल के 12 महीनों में से 3 महीने दूसरे देश में घूमा करते थे और बाकी के 9 महीने फोकस होकर काम करा करते थे। जेपी मॉर्गन ने रेलवे कंपनीज में भी काफी इन्वेस्ट करा हुआ था और उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भी खोली थी, जो कि आज यूएसए की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी है। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला के साथ मिलकर वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट पर भी काम करा था। जेपी मॉर्गन को 1893 की यूएस इकोनॉमी हैंडल करने के लिए जाना जाता है। उस टाइम जेपी मॉर्गन ने अपने कार्टेल के सारे बैंकों का गोल्ड यूएस गवर्नमेंट को सेल कर दिया था, जिससे कि यूएसए की इकोनॉमी स्टेबल हो पाई। साल 1903 में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से कार्नेगी स्टील को $480 मिलियन में खरीदा और यूएस की सबसे बड़ी स्टील कंपनी यूएसएस बनाई। और उसी टाइम जेपी मॉर्गन यूएसए का 60% रेलवे लाइन को कंट्रोल भी कर रहे थे। इस सब को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने जेपी मॉर्गन की सारी कंपनीज पर इंक्वायरी बैठा दी, पर उन्हें जेपी मॉर्गन और उनकी कंपनी के अगेंस्ट कुछ ना मिल सका
जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक में भी इन्वेस्ट करा हुआ था और वे टाइटैनिक में जाने भी वाले थे, पर शिप निकलने से कुछ टाइम पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वे टाइटैनिक में ना जा पाए, जो कि उनके लिए एक जीवन दान ही साबित हुआ, क्योंकि ये शिप ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था और इसमें बैठे सारे लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए थे। पर अगले ही साल 1913 में उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। उनके शोक में वॉल स्ट्रीट एक दिन तक बंद रहा था, जो कि यूएस हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर दुनिया छोड़ के जा चुका था। जेपी मॉर्गन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बैंकर में से एक थे, जो कि कंपटीशन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया करते थे। इसी के साथ हम इस केस स्टडी को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं